हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें हमने अपना अध्याय फर्स्ट स्टार्ट किया है, जिसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे जो एक्ट पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, इनमें से वन लाइनर प्रश्न काफ़ी बनते हैं। जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी और कौन से सन में हुई थी। तो यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और कहाँ पर, कलकत्ता में। और पूछ सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कौन से एक्ट में कहा गया। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कहा गया था। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि कल हमने पढ़ा था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। 1857 का चार्टर 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। ये जो चार्टर अधिनियम है, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था, जो संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। जो विधायी कार्य थे, उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के अंतर्गत। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। जो ये शाखा थी, तो ये क्या है, छोटी संसद की तरह इसने कार्य किया। इसने क्या कार्य किया कि जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। और ये जो हमारा एक्ट है, ये अधिनियम सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम इसको माना गया। तो ये सभी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव हुआ। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। जो विधान परिषद थी, उसका कार्य क्या था, देश के लिए कानून बनाना, विधि बनाना। किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए, ये जो विधि है, अब इसको अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वीटो क्या होता है। वीटो पावर, व्हाट इज वीटो पावर। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कोई प्रस्ताव विचार के लिए जाता है, तो स्थायी सदस्य इस पर विचार करते हैं। यदि इनमें से कोई भी देश उस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करता है, कोई भी देश, ठीक है, तो वह प्रस्ताव पास नहीं किया जाता। इस प्रकार की शक्ति को वीटो पावर कहा जाता है। वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। वीटो का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वीटो का फुल फॉर्म होता है आई फॉरबिड। इसका फुल फॉर्म होता है वीटो का अर्थ होता है आई फॉरबिड। अब हम पढ़ेंगे इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं।
बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं को आधार बनाया गया। नेक्स्ट है टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ से स्टार्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत यह अधिनियम है। यहाँ से ब्रिटिश शासन का स्टार्ट हो गया है। वो पहले वाले जो एक्ट हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के लिए किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। जो 1857 की क्रांति है उसको रोकना, उसकी पुनरावृत्ति को रोकना इस अधिनियम का उद्देश्य था। साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। तो इसका हम इतना सा याद रख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 है उसमें क्या था कि जो हमारी 1857 की क्रांति थी, ऐसी क्रांति की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसे रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अधिनियम की विशेषता। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम से, कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ से क्या करा? गवर्नर जनरल का पदनाम, गवर्नर जनरल थे जो, उनका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। यह भी क्वेश्चन उठता है कि कौन से अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया? तो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1858। वह जो वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1858 में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन प्रणाली का अंत कौन से अधिनियम में हुआ? तो 1858 में, भारत शासन अधिनियम 1858 में। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सचिव की सहायता के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्यों में परामर्श और सहायता देना था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारतीय सचिव भारतीय परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अब हमारा नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या कहा गया है? तो इसमें संवैधानिक विकास के इतिहास के 2 कारणों पर विशेष महत्व दिया है। कौन कौन से हैं वो? चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इस अधिनियम
के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें, भारतीय जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सेकंड है, प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 1862 ईस्वी में एक नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को चुना। तो वो 3 भारतीयों के क्या नाम थे? पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, पोर्टफोलियो सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। यहाँ पे क्या है, नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको? गवर्नर जनरल को, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। जो गवर्नर जनरल हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकती थी। उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां थीं। इतनी विशेषताएं होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां थीं। कौन कौन सी थी? चलिए पढ़ते हैं। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। जो विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। वे ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। कौन नहीं कर सकते थे? जो गैर सरकारी सदस्य थे, ना तो वो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता था। जो गवर्नर जनरल था वो केंद्रीय तथा प्रांतीय, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। जो ब्रिटिश संसद थी वो किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। अब आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1852। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसके माध्यम से था क्या? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। बहुमत किसका रहता था? इसमें सरकारी सदस्यों का ही रहता था, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। जो केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या कम से कम तो 10
और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। जो 10 सदस्य थे, अगर 16 है तो उसमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इसमें क्या हुआ कि इसमें आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति तो प्राप्त हुई, लेकिन उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हो गया है इस अधिनियम में। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम को एक प्रमुख विशेषता है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ कौन से अधिनियम से हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। अगला है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, तथा जो लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, तथा लॉर्ड जो मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। मार्ले मिंटो का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। इस अधिनियम में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इन दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्य की परिधि को बढ़ाया, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिक परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तथा एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था? इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली को अपनाया गया? कौन सी व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को? इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। जो सांप्रदायिकता थी उसको वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज बहुत सारे अधिनियम हो गए। नेक्स्ट आगे का जो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मांगटेयू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए और जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको नोट्स बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।